नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं जया सिसोदिया चंद्रायस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ इतिहास में पुनः आपकी क्लास प्रारंभ करते हैं और आज का टॉपिक है भारत में अरबों का आक्रमण। तो आइए दोस्तों, अब इस टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं, भारत में अरबों का आक्रमण। तो देखिए, भारत में अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण। देखिए दोस्तों, ये भारत का मैप है। भारत में आप देखेंगे कि नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, और यहां पर दोस्तों अरब सागर है, अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे श्रीलंका है, श्रीलंका, और यहां पर जो है कि श्रीलंका पाक जल संधि है, पाक जल संधि है, जो आप देखेंगे कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल संधि। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात हम ये मैं बताना चाहती हूं कि दक्षिण भारत से आक्रमण होने की कोई संभावना बहुत कम है। अरब सागर से, यानी कि आप देखेंगे पश्चिम के तरफ से भारत में जल मार्ग के अलावा जो है कि आक्रमण स्थल मार्ग से असंभव है। जल मार्ग से भी आक्रमण उस समय बहुत कम होते थे और बंगाल की खाड़ी से भी आक्रमण नहीं होंगे। भारत की अगर हम भौगोलिक संरचना की बात करें तो आप जानेंगे कि भारत एक क्या है, प्रायद्वीपीय देश है, जो तीनों तरफ से क्या है, नदियों से घिरा हुआ है। और उत्तर में दोस्तों आप जानते हैं कि विशाल हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं, विशाल हिमालय पर्वत की श्रेणियां है, इसलिए उत्तर से आक्रमण करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब यहां पर देखिए, आप जो भी आक्रमण होंगे वो पश्चिमोत्तर भारत से होंगे, पश्चिमोत्तर भारत से होंगे, यानी कि जो लैंड रूट अपनाया जाएगा वह जो है कि पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण होगा। इसी क्रम में आप देखेंगे कि पश्चिमोत्तर भारत में पहला आक्रमण जो होता है मध्यकालीन इतिहास में, वह होता है जो है कि अरबों का। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पहला आक्रमण कब हुआ, तो आप बताएंगे 712 ईस्वी में हुआ। और किसके नेतृत्व में हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। या यह पूछता है प्रश्न कि अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किस सन में किया, तो आप बताएंगे 712 ईस्वी में। तो यहां पर देखिए, ये पाकिस्तान उस समय भारत का ही प्रांत था, और ये अफगानिस्तान है, ईरान है और इराक है। यहीं पे दोस्तों आप देखेंगे कि अरब डायनेस्टी थी, अरब डायनेस्टी थी, अरब साम्राज्य था। और मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुकी हूं, इस्लाम धर्म के उदय में यह बात आपको स्पष्ट हो गया है कि मोहम्मद साहब पैगंबर की मृत्यु के बाद खलीफा का पद सृजित होगा, और खलीफा के अंदर जो है कि दो शक्तियां आएंगी, पहला है राजनैतिक शक्ति और दूसरा है धार्मिक शक्ति। खलीफा राजनैतिक शक्ति के अंतर्गत अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा, और धार्मिक शक्ति के अंतर्गत आप देखेंगे कि धर्म का प्रचार करेगा। अगर यह पूछा जाए किस धर्म का प्रचार करेगा, तो इस्लाम धर्म का प्रचार करेगा। उसी समय आप देखेंगे कि अरब का खलीफा जो रहता है वह जो है कि भारत में आक्रमण करने के लिए भेजता है, किसको, मोहम्मद बिन कासिम को। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में पहला आक्रमण होता है। तो अब यहां पर देखिए, मोहम्मद बिन कासिम,
मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। यहां पर देखिए अरबों के नेतृत्व में पहली बार आक्रमण हुआ। अरबों के नेतृत्व में भारत पर पहली बार आक्रमण, पहली बार आक्रमण। पहली बार आक्रमण हुआ। नेक्स्ट देखिए यहां पर इनका उद्देश्य राजनीतिक सत्ता स्थापित करना नहीं था। अरबों का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता स्थापित करना नहीं था। स्थापित करना नहीं था। दूसरा देखिए नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंधु क्षेत्र पर पहली बार सफल आक्रमण हुआ। अब आप देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु क्षेत्र का शासक उस समय कौन था, सिंधु बेल्ट पे रूल उस समय कौन कर रहा था, तो आप बताएंगे सिंधु बेल्ट पे रूल उस समय राजा दाहिर कर रहा था। ठीक, तो देखिए सिंधु क्षेत्र का शासक राजा दाहिर था। यह भारतीय शासक था दोस्तों, राजा दाहिर था। और इसी के क्षेत्र में पहली आक्रमण हुआ। आप देखिए इसके बाद दोस्तों 712 ईस्वी में आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर सफल आक्रमण किया। 712 ईस्वी में सिंधु पर भी करता है और देवल पर भी करता है। तो आप देखिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर आक्रमण किया, और इस प्रांत को जीत लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि देवल कहां पर स्थित है, तो आप बताएंगे देवल जो है कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए दोस्तों एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है नीरून। देखिए यहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है नीरून क्षेत्र पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और आप देखेंगे कि दाहिर इन बौद्ध भिक्षुओं को प्रायः परेशान करता रहता था, सताता रहता था। आप जानते हैं कि बौद्ध लोग जो होते हैं
वो बहुत जो है कि शांत प्रिय लोग रहते हैं, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते हैं। तो ये शांत प्रिय लोग थे, शांत प्रिय लोग थे। यहाँ पर भी जो है कि नीरून में भी 712 में ही आक्रमण होता है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का जो अगला टारगेट होता है वो सहवान प्रांत होता है, सहवान प्रांत होता है। सहवान प्रांत पर आक्रमण भी 712 में करता है। सहवान प्रांत पर आक्रमण जो है कि 712 में करता है। और यहां के शासक को भी क्या करता है, पराजित कर देता है। और यहां के शासक को भी पराजित कर देता है। यहां के शासक को भी क्या कर देता है, पराजित कर देता है। तो अब एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। देखिए, भारत में मध्यकालीन इतिहास में भारत में अरबों के नेतृत्व में पहली बार आक्रमण हुआ। अरबों ने आक्रमण किया, किसके नेतृत्व में किया, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने आक्रमण किया। ठीक, अब देखिए, अरबों का आक्रमण का उद्देश्य जो है कि राजनैतिक सत्ता की स्थापना नहीं थी, राजनीति की स्थापना नहीं थी, यानी कि राजनैतिक सत्ता का स्थापना करना इनका उद्देश्य नहीं था। अब देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। पश्चिमोत्तर भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। और यह आक्रमण क्या है, सफल आक्रमण है मोहम्मद बिन कासिम का। यह आक्रमण क्या है, सफल आक्रमण है मोहम्मद बिन कासिम का। उसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंध क्षेत्र का उस समय रूलर कौन था, शासक कौन था, तो आप बताएंगे 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में जो है कि सिंध क्षेत्र का शासक उस समय कौन था, तो राजा दाहिर था, राजा दाहिर था उस समय। उसके बाद देखिए, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर आक्रमण किया और देवल क्षेत्र को भी जीत लिया। दोस्तों, वर्तमान में देवल जो है कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। अब देखिए, नीरून जो क्षेत्र रहता है दोस्तों, वो बौद्ध भिक्षुओं का क्षेत्र रहता है, बौद्ध भिक्षुओं का क्षेत्र रहता है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे और आप जानते हैं कि बौद्ध भिक्षु लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल दूर रहते हैं, शांत प्रिय क्या है, व्यक्ति है बौद्ध भिक्षु। तो यहाँ पर नीरून प्रदेश को भी अपने अधीन कर लेता है मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद सहवान प्रांत पर आक्रमण करता है, सहवान, और ये 712 ईस्वी करता है और यहाँ के शासक को भी क्या कर देता है, पराजित कर देता है। अब आइए नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो आप जो है कि कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप निगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ठीक, अब देखिए, उसके बाद दोस्तों 712 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है रावर का युद्ध। 712 ईस्वी में रावर का युद्ध होता है, रावर का युद्ध होता है। यह युद्ध किसके किसके बीच में होता है, तो दोस्तों आप देखिए, यह युद्ध राजा दाहिर और वर्सेस मोहम्मद बिन कासिम के बीच होता है।
मोहम्मद बिन कासिम के बीच होता है। इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि राजा ताहिर पराजित होता है और वीर गति को प्राप्त होता है। और वीर गति को प्राप्त होता है। ठीक। उसके बाद देखिए, राजा ताहिर जब वीर गति के प्राप्त हो जाते हैं तो नेक्स्ट आप देखेंगे ब्राह्मणवाद का युद्ध होता है। ब्राह्मणवाद का युद्ध होता है और मोहम्मद बिन कासिम सिंधु की राजधानी अरौर, उस समय सिंधु का राजधानी क्या था? अरौर था। तो आपसे यह बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय जो है कि सिंधु की राजधानी कहां थी? तो आप बताएंगे अरौर। ठीक। तो सिंध की राजधानी, सिंधु की राजधानी अरौर को भी जीत लेता है मोहम्मद बिन कासिम, जीत लेता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो होता है वह देखिए 713 में मुल्तान पर आक्रमण करता है। और इस प्रांत को भी जीत लेता है और यहां से उसे जो है कि ढेर सारा सोने का भंडार मिलता है। इसलिए आप जानते हैं कि मुल्तान को सोने की नगरी की भी संज्ञा दी जाती है। अब दोस्तों थोड़ा सा और देखिए, राजा दाहिर की जब मृत्यु हो जाती है तो इसकी पत्नी जो है कि जौहर व्रत का पालन कर लेती है। जौहर व्रत का मतलब ये होता है कि जब स्त्रियां जो है कि सामूहिक रूप में पूरे हरम के साथ अग्नि को अपने आप को समर्पित कर दे या अग्नि स्नान कर ले, इसे हम क्या बोलते हैं? जौहर प्रथा बोलते हैं। जौहर प्रथा बोलते हैं। अगर एक स्त्री अग्नि स्नान करे या पति के मृत्यु के बाद जो है कि चीता पर बैठे तो इसे हम सती प्रथा बोलते हैं। सती प्रथा बोलते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य, सती प्रथा का साक्ष्य जो है कि 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिला है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। और आप जानते हैं समाप्त कब हुआ सती प्रथा? ये भी बार बार पूछा जाता है। लगे हाथ में आपको ये भी बता दूं, सती प्रथा की जो समाप्ति होती है वो 1829 ईस्वी में होती है। 1829 ईस्वी में अधिनियम 17 के तहत जो है कि सती प्रथा का समाप्त हो जाता है विलियम बेंटिंक के सहयोग से। विलियम बेंटिंक के सहयोग से। और आप यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो है कि भारत के पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय ने जो है कि सती प्रथा को समाप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। और यहां पर आप देखेंगे जौहर प्रथा का पहली बार जो है कि उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक। तो जौहर प्रथा आप जाने गए सामूहिक रूप से हरम की महिलाएं अगर अग्नि स्नान कर ले तो इसे हम जौहर प्रथा कहेंगे। अब देखिए ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थीं और दोनों पुत्रियों को बंदी बनाकर जो है कि मोहम्मद बिन कासिम अपने खलीफा के पास ले गया। पुत्री जो है कि अपने पिता का बदला लेना चाहती थी, इसलिए पुत्रियों ने कूटनीतिक चाल चला और जैसे ही उनके पास जो है कि प्रस्तुतिकरण
करने की कोशिश मोहम्मद बिन कासिम ने किया, वैसे ही जो है कि उनकी राजा दाहिर की पुत्रियों ने मोहम्मद बिन कासिम पर आरोप लगा दिया अस्मिता के उल्लंघन का, जिसका परिणाम ये होता है कि खलीफा को गुस्सा आता है और वहीं पे राजा दाहिर को मार देता है। उसके बाद लड़कियों ने फिर बताया कि मैंने जो आरोप अभी मोहम्मद बिन कासिम पे लगाई वो आरोप सरासर निराधार है, गलत है। इस पे और ज्यादा वो आक्रोशित हो जाता है और जो है कि पुत्रियों को मार देता है। इस प्रकार दोस्तों आप देखेंगे कि पुत्रियों ने कूटनीतिक जो है कि चाल के द्वारा अपने पिता की मृत्यु की बदला ली। इतिहासकार ऐसा मानते हैं। आगे देखिए, देखिए अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जजिया कर किसने लगाया, जजिया कर किसने लगाया, जजिया कर किसने लगाया, तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार जजिया कर लगाया। आप जानते हैं ये जजिया कर कैसा है? जजिया कर गैर मुस्लिम संप्रदाय से लिया जाने वाला कर है। गैर मुस्लिम संप्रदाय से लिया जाने वाला कर है। लिया जाने वाला कर है। नेक्स्ट देखिए, जजिया कर से ब्राह्मण, स्त्री, बालक और वृद्ध ये चारों क्या रहते थे? मुक्त रहते थे। ठीक, ब्राह्मण, स्त्री, बालक और वृद्ध जजिया कर से क्या रहते थे? मुक्त रहते थे। लेकिन आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक एक तुगलक वंश का रूलर है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल लिया। ब्राह्मणों से जजिया कर लिया। ठीक, उसके बाद दोस्तों जजिया कर 1564 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया था। अकबर ने समाप्त कर दिया। ठीक, अकबर ने 1564 ईस्वी में क्या किया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। लेकिन दोस्तों जब औरंगजेब सत्ता पर बैठता है, औरंगजेब सत्ता पर बैठता है 1679 ईस्वी में, सॉरी 1679 ईस्वी में औरंगजेब क्या है? सत्ता पर बैठेगा। ठीक, तो आप देखेंगे औरंगजेब का शासन काल रहता है। औरंगजेब सत्ता पर 1658 में ही बैठ जाता है। ठीक, और शासन काल में 1679 में इसने पुनः जजिया कर को प्रारंभ कर दिया। पुनः जजिया कर को प्रारंभ किया। जजिया कर प्रारंभ किया। ठीक,
और आप देखेंगे ये पहला मुगल वंश का शासक है, पहला मुगल वंश का शासक है जिसने जो है कि पहला मुगल वंश का शासक है जिसने जो है कि अंग्रेजों से भी जजिया कर लिया। अंग्रेजों से जजिया कर लिया। तो एक बार और ध्यान से देख लीजिए, जजिया कर भारत में किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ठीक, सिंधु प्रांत पर। और यह कैसा कर था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। और जजिया कर से ब्राह्मण, स्त्री, बालक और वृद्ध मुक्त होते थे। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से भी क्या किया? जजिया कर को वसूल किया। 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को क्या किया? समाप्त कर दिया। लेकिन जब औरंगजेब सत्ता पर बैठता है तो आप देखेंगे कि 1679 में पुनः औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया। और अंग्रेज ऐसा मुगल बादशाह था जिसने जो है कि अंग्रेजों से भी क्या किया? जजिया कर लगाया। दोस्तों, आज की टॉपिक मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।